नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ आज की कहानी में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है कल की कहानी की ये अगली कड़ी है। एपिसोड नंबर 664 664 का ये अगली भाग है। उस कहानी में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं पहुंच पाए हैं उस कहानी में, तो ज़रूर जाइएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दिया हूँ, तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस कहानी में चले जाएंगे, इस एपिसोड में चले जाएंगे। बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। आइए उसका दूसरा भाग है, तो चलते हैं आज की कहानी में। ये जो कहानी है एक किसान परिवार का है जो अब मुसीबत में घिरा हुआ था। घर के दो बड़े व्यक्ति वो अब एक तरह से घायल हो चुके थे। खेती के काम में जब रखवाली कर रहे थे रात के टाइम, उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया था। पैरों में चोट आ गई थी। अब उनका जो घाव था अब सही नहीं हो पा रहा था। बहुत सारा इलाज हो चुका था, लेकिन उनका घाव सही होने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ से वो दोनों को दोनों अपंग बन चुके थे। अब घर में ही रहते थे, देखभाल अब उनको किया जाता था। अब जो घर की जिम्मेवारी थी अब अशोक के ऊपर में आ गई थी। अशोक उस घर के बड़े बेटे थे। अब वो चाहते थे कि उनके पापा चाचा कैसे भी सही हो जाए, जैसे वो पहले थे उसी तरह से भले चंगे हो जाए। और उसके लिए वो किसी भी हद से गुजर जाना चाहते थे। कोई भी काम करके वो चाहते थे कि मेरे पिता मेरे चाचा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, जैसे पहले खेत में काम करते थे, स्वस्थ रहते थे, वही चाहते थे। उसके लिए इन्होंने कोशिश भी किया। अगले भाग में वो कहानी में सब कुछ दर्ज है। अब उसके आगे क्या हुआ, क्या सफल हो पाए? नहीं ना। तो चलते हैं अब इस कहानी में। अब जब अशोक सुबह अपने बिस्तर पर चारपाई पर उसी खेत में कुटिया के पास जब उनकी नींद खुली, वो एकदम हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्या उनके पिता चाचा अब सही हो गए होंगे ये सब करने के बाद में। वो अब घर की तरफ दौड़ पड़े थे। रास्ते में चलते जा रहे थे, मन में कई तरह का शंका थी कि क्या वास्तव में उनके चाचा पापा जो उनका घाव था, जो जख्म था, वो सही हो गया होगा। और यही सब चिंता करते हुए घर की तरफ पहुंच गए। घर में गए तो सबसे पहले अपने पिता और चाचा के पास गए। देखा उनका घाव, तो घाव तो जस का तस था, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं था। जैसे कल उन्होंने देखा था और आज भी ऐसे ही नजर आ रहा था। इसका मतलब जो उस लड़की ने वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, और ना ही वो धनवान बन पाए थे। ना तो अब तक उनको 1 रुपया कहीं से मिला था, ना कहीं रास्ते में दिखाई दिया। तो इसका मतलब उस लड़की ने जो कुछ बोला था सब कुछ गलत था। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लड़की ने तो उनका इस्तेमाल किया है। उस बूढ़ी औरत के पास नरकंकाल जैसी दिख रही थी और उसके हवाले कर दिया। और उस बूढ़ी जो कंकाल वाली औरत थी अब उनको जकड़ करके कंधे पर खा भी लिया था, काट लिया था, जैसे उनका खून पी रही हो। ऐसा उनको महसूस भी हुआ था। लेकिन वो बदले में कहती थी कि इसके बदले में तुम्हारे पापा चाचा स्वस्थ हो जाएंगे, तुम्हारे घर खुशहालियों से भर जाएगा, तुम जल्दी ही अमीर बन जाओगे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि सब तो पहले जैसे ही थे, कोई चीज घर का नहीं बदला है। अभी पापा का जख्म वैसे ही ताजा दिख रहा है, चाचा का जख्म वैसे ही ताजा दिख रहा है, घर में गरीबी अभी भी रो रही है। तो क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। अब ये बात अपने परिवार को बताना चाहते थे, लेकिन कुछ सोच समझ करके वो बिल्कुल रुक गए।
कुछ भी नहीं बताए रात की घटना देख के उनके साथ में क्या क्या हुआ था। अब वो सोच रहे थे कि रात में मैं उसी पेड़ के पास जाऊंगा और उस लड़की से मैं मिलूंगा। अब बोलूंगा कि तू झूठी लड़की है, तूने जो भी वादा किया उसको पूरा नहीं किया। जरूर आज रात में उसके पास जाऊंगा। अब इसके बाद अशोक जी नहाना धोना फ्रेश होना, लेकिन आज उनका मन बिल्कुल अलग था, उछटा हुआ मन था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। नाश्ता भी खाए तो दिल नहीं कर रहा था अंदर से खाने में। पिताजी के पास गए, वहां पर कुछ देर बैठे, चाचा जी के पास बैठे उनकी घाव का हालात का जायजा लिया। लेकिन देखने से जरा भी मालूम नहीं हो रहा था कि घाव सूखने का कगार पर है। अभी भी जैसा था वैसा ही था। अब अंदर से तो बहुत दुखी थे। अब पिता उनका कह रहे थे, अरे बेटा तू इतना चिंता क्यों करता है? अब भगवान ने जो तकलीफ दिया है अब वही सही करेंगे। टाइम तो बेटा लगता है ना, तो अपने दिमाग ज़्यादा मत लगाया कर, टेंशन मत लिया कर बेटा। अब तू ही तो है इस घर में इकलौता, हम सबका देख रेख करने वाला। अगर तू ही चिंता में डूब जाएगा तो बेटा ये घर कैसे चलेगा? हम लोग तो पहले ही गरीबी में जूझ रहे हैं और तेरे ना रहने के बाद हमारा क्या हाल होगा बेटा? तू समझदार है, तू ऐसा सोच विचार ज़्यादा मत किया कर, सब भगवान पार करेंगे। अब पिता जो हो सकता है जितनी बातें समझाना, अच्छी अच्छी बातें अशोक को समझाते थे, चाचा भी समझाते थे, उनकी चाची भी सही बात बोलती थी, माँ तो हमेशा अच्छी ही बात सिखाती थी। और आखिरकार अब पूरा परिवार खेत की तरफ चल पड़ा था, रोजमर्रा के काम की तरफ। सब लोग अपने खेत में जुटे हुए थे, कोई रोपनी कर रहा था, कोई कुछ और काम कर रहा था, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन जो अशोक थे उनकी नज़र उसी सूखे पेड़ की तरफ पड़ जाती थी, देखने लगते थे। हालांकि फासला दूर था, लेकिन ना जाने क्यों उस तरफ वो बार बार देखते थे, जैसे देखना चाहते हो कि वो लड़की आज भी अभी भी क्या है वहां पर। अगर वो नजर आ गई तो दौड़ते हुए चले जाएंगे और उसे सारी बात कहेंगे कि तू कुछ भी नहीं किया हमारे परिवार के लिए, तू झूठी है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब सारा दिन निकल चुका था खेत में काम करते हुए, अब शाम हो चुकी थी, सारे परिवार के लोग अब घर की तरफ लौटने लगे थे। अब अंधेरा होने लगा था। अब जब अंधेरा होने लगा ना, तो उनकी आंखों में कुछ अलग सा नजर आने लगा था। जो आंखें उनके अंधेरे में दूर तक नहीं देख पाती थी अशोक की, और वो आंखें अब तो दूर तक नजर आ रहा था, हर चीज साफ, जैसे उन्होंने कोई बढ़िया सा लेंस लगा रखा आंखों में अंधेरे में देखने का। ऐसा उनको महसूस हुआ, लेकिन अपना मन को झटक दिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें जैसे कल थी आज भी है, कोई बदलाव नहीं है इसमें, ये मेरा मन का वहम है और कुछ नहीं है। घर की तरफ आ गए सारे परिवार के साथ में, फिर अपना फ्रेश व्रेश होकर के जो भी खाना पीना होता है, अब फिर सही टाइम पर अपना घर से लठ लिए, टॉर्च लिए और चल पड़े अपने खेत की रखवाली के लिए। अंधेरी रात थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, और जब वो रास्ते पर चल रहे थे ना, तो उनको एहसास होने लगा कि जितना दूर पहले वो अंधेरे में देखते थे अब उससे कई गुना दूर देख रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ, जैसे कोई टॉर्च से रास्ता कोई दिखा रहा हो। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा था, अपनी आंखों पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो अंधेरी रात में टॉर्च जलाकर चलते थे, लेकिन अब वो दूर तक देख रहे थे अंधेरी रात में भी। अभी थोड़ा बदलाव तो उनमें आ गया था। आइए सोचने पर मजबूर हो गए, सोचने लगे कि आखिर ये बदलाव ये रात से ही आया ना, तो जरूर इसमें उस लड़की का कोई हाथ होगा, ये उसी का सब किया धरा होगा। आइए सब सोचते ही अपने खेत पर आ गए और उस सूखे हुए पेड़ के तरफ देखने लगे। हालांकि बहुत दूर था, लेकिन अंधेरे में वो ऐसे रोज दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज उनको बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वहां पर कोई भी
दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ के पास में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। थोड़ी ही दूर पर जंगल था और वहाँ से अब जो शाम के टाइम जो जंगलों में आवाज़ आती है वैसे ही अब आवाज़ आ रही थी। जानवरों की, गिद्धड़ों की, भेड़ियों की, जंगली जानवरों की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। वो तो रोज ही सुना करते थे, वो तो कोई नई बात नहीं थी अशोक जी के लिए। अब वो चारपाई पर लेट गए थे, आसमान की तरफ देख रहे थे और सही मायने में अपनी आंखों को परखना चाहते थे। अब उनकी आंखें जो दूर दूर के तारे थे, जो धुंधले धुंधले दिखाई देते थे, लग रहा था कि बिल्कुल साफ देख रहे हो। अब ये इनके लिए एक नया अजूबा था और वो समझ गए कि ये सब उसी लड़की का किया धरा है और इससे उनको क्या फायदा होने वाला है। अब यही सोच विचार कर रहे थे, कब वो नींद में आ गए कुछ मालूम नहीं हुआ। जब उनकी नींद खुली तो अंदाजा हुआ कि रात आधी से अधिक बीत चुकी है। अब जो तारे दूसरी तरफ थे अब बिल्कुल सामने में दिखाई दे रहे थे, मतलब आधी रात से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है। और वो झटके से उठे, उनको नींद कैसे आ गई। वो तो सोना नहीं चाहते थे। अपने आसपास देखने लगे, खेतों में देखने लगे कि कहीं वो लड़की आती हुई दिख जाए, लेकिन वो लड़की दिखाई नहीं दी। अब फिर उस पेड़ की तरफ देखने लगे, सूखे हुए पेड़ की तरफ, लेकिन वहां भी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। लेकिन अब उस पेड़ की तरफ जाना चाहते थे जहां पर वो रात बिताए थे, जो रात में उनके साथ हुआ था। और वो चल पड़े, वो बिल्कुल नहीं डरे। अपने हाथ में वही टॉर्च और वो डंडा लेकर के सीधा सूखे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां बिल्कुल कोई आसपास में नहीं था। वो जो बड़ा वाला पेड़ था, बरगद जैसा दिखने वाला, थोड़ी दूर पर था और वहां भी देखने लगे। वहां पर हर एक चीज स्पष्ट नजर आ रही थी उनको, अंधेरी रात में भी। और वहां पर एक पेड़ के तने के पास में एक गहरे रंग का साया उनको हिलता डुलता दिखाई दिया। आप वो समझ गए ये जो हिलता डुलता साया है वो हो सकता है कि रात वाली कंकाल जैसी दिखने वाली औरत हो। और जब वो औरत दिख रही है तो इसका मतलब वो लड़की भी वहीं पर आसपास में होगी और ये अच्छा मौका है। अब हम चल करके उससे अपना सवाल का जवाब लेते हैं। हाँ, वो चल पड़े बरगद के पेड़ के पास में। जब वहां पहुंचे ना तो जो भी वो काला साया उनको दिख रहा था अब न जाने कहाँ गायब हो गया। अब बरगद के पेड़ के ऊपर देखने लगे, वहां कोई भी नहीं था। सब बरगद का पेड़ जैसे शांत खड़ा हुआ हो। जो उस पर पक्षी वगैरह बैठे हुए थे बिल्कुल वो भी शांत बैठे हुए थे। अब पेड़ हवा था नहीं तो हिल भी नहीं रहा था और बिल्कुल शांत वातावरण था। कोई भी किसी प्रकार की आवाज ऐसी वहां पर सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन अपनी नजरों से उन्होंने देखा था कि यहाँ एक काले रंग का साया था, लेकिन अब आने के बाद उनको दिखाई नहीं दे रहा था। अब फिर वो बरगद के पेड़ के आसपास घूमने लगे कि हो सकता है कि तने के दूसरी तरफ हो, और घूम करके आए लेकिन उनको कोई भी ऐसा चीज दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक ऐसी चीज हुआ कि वो थोड़ा डर गए थे। एक तेज ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से जा टकराया था और ठंडी हवा का झोंका जैसे उनके बदन से टकराया ना तो शरीर में एक तेज झुरझुरी सी ले ली। एक डर लगा शरीर के अंदर में। एक पल के लिए वो डर गए थे, लेकिन अगले पल वो आसपास देखने लगे लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और तभी जैसे उनको कानों में कोई आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जैसे कह रहा था कि यहां से तुम पीछे चले जाओ, यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। स्पष्ट आवाज नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि जैसे उनके कान के पास में कोई खड़ा है और वो फुसफुसा करके उनके कान में बोल रहा है। अब बोलने वाली कोई लड़की है, लेकिन इतनी स्पष्ट आवाज नहीं थी कि वो आवाज को पहचान कर सके। लेकिन अब इतना सुनने के बाद वो रुके नहीं। अब वो उस पेड़ के पास से हट करके सूखे पेड़ की तरफ
चले आए थे। अब वो अपने खेत में जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर कोई फायदा नहीं थी, लड़की नजर नहीं आई। आइए, एक अलग घटना हो गई थी, ठंडी हवा वाला। अब फिर इनके कान में कौन फुसफुसा के बोल रही थी कि इस जगह से आप चले जाओ, नहीं तो आप मारे जाओगे। और सूखे पेड़ पर जैसे ही पहुंचे और तभी पीछे से किसी ने उनको स्पर्श किया। और जैसे ही स्पर्श हुआ, वो चौंक करके पीछे देखे तो वही लड़की उनको नजर आई। अब वो गुस्से में नजर आ रही थी, आंख में जैसे लाल लाल अंगारे निकल रहे हो। अब फुसफुसाते हुए धीरे से जैसे कान में बोल रही हो कि तुमने यहाँ क्यों आए, तुमने यहाँ आने की क्यों गलती की। अगर मैं नहीं होती ना तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, तुम्हारी मौत निश्चित थी। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं था कि तुम यहाँ तक मुझे ढूंढते हुए आ गए, अपनी जान के बिल्कुल परवाह नहीं किया। अभी भी मौका है, तुम भागो, अपने खेत में जाओ, मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगा, अभी यहाँ का हालात ठीक नहीं है, तुम निकल जाओ, निकल जाओ। और उस लड़की ने अब अशोक को जोर धक्का दिया और जैसे वो दौड़ पड़े हों, अब पीछे भी नहीं देख रहे थे उनको। अब एकाएक डर सा लगने लगा था कि लड़की क्या कहना चाहती है, ये किस डर की बात कह रही है। लेकिन अब जैसे हालात था वो समझ चुके थे कि वास्तव में ये लड़की नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पर आऊँ। अब फिर अपने खेतों की तरफ दौड़ते हुए चले गए थे। खाट पर जा करके बैठ करके गहरी गहरी सांस लेने लगे। आखिर उस जगह पर ये सब क्या हुआ था, और लड़की उस जगह पर मुझे क्यों नहीं आने दे रही है। अशोक जी अब मन ही मन सब कुछ विचार कर रहे थे। अब आधी रात से ऊपर का टाइम, धीरे धीरे सुबह की तरफ समय बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन अशोक जी की आंखों में नींद नहीं थी। उस लड़की से अब बातचीत करना चाहते थे और लड़की ने बोला था कि मैं आऊंगी ना, मैं आकर के बताऊंगी ना। आप वो इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। अब लगभग 2 से 3 का बीच का टाइम हो चुका था। नींद तो आ रही थी अशोक जी को, लेकिन वो सोना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो लड़की आकर के अब पूरी बात बताए कि आखिर इतना सब करने के बाद मेरे पिता और चाचा स्वस्थ क्यों नहीं हुए। अगर वो जादूगरनी है, जादू जानती है, तो अब तक तो मेरे पापा चाचा को सही कर देना चाहिए। और वो पैसे की बात किया था, आखिर वो पैसे अभी तक मुझे क्यों नहीं मिले। अब ये इसी में सोच विचार में डूबे हुए थे। अब कब उनको नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। जब आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। खेत में चिड़िया चहचहा रही थी, हर तरफ से चिड़ियों की फड़फड़ाने की, उड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब जो आसपास के किसान थे अब अपने खेतों की तरफ आ रहे थे, अपने काम के प्रति वो सुबह सुबह निकल आए थे। अब जैसे ही आंख खुला, चारपाई पे लेटे हुए थे और उठ करके बैठे। अरे, लड़की ने तो आज भी मुझे साथ धोखा किया, वो तो आई नहीं, ना कुछ बताई है। और तभी उनके पास रखा एक पोटली, गंदी सी पोटली, जैसे जमीन से निकाल करके वो खाट पर रख दिया गया। और गंदी पोटली देख करके एकदम सहम से गए। अरे, ये क्या है, ये तो बहुत गंदी पोटली है, ये यहाँ पर कौन रख गया है। जरूर किसी जानवरों का काम होगा, ये कहीं से भी कुछ जमीन से उखाड़ करके ना जाने कहाँ कहाँ रख देते हैं, इसमें कोई अच्छी चीज तो होने से रही। गंदी पोटली देख करके थोड़ा वो डर भी गए थे, हिचक भी रहे थे। और उस पोटली को वो डंडे की सहायता से अपनी चारपाई से उठा करके जमीन पर फेंक दिया एक तरह से। अब जैसे ही वो जमीन पर गिरी, अब पोटली जो बंधी हुई थी अब वो हल्का सा खुल गई। और जब खुल गई तब उसमें जो नजर आया वो देख करके अब जो अशोक थे एक तरह से हैरान रह गए थे, चौंक गए थे। उसमें तो नोट नजर आ रहे थे, इतना सारा नोट उसमें, ये गंदी सी थैली में, जैसे लग रहा था कि जमीन से अभी खोद करके निकाला गया हो। अब फिर दौड़ करके पूरी पोटली को खोलने लगे और जैसे जैसे खोल रहे थे
उनकी आंखें जो थी चूंधी आती जा रही थी। इतना सारा पैसा तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था और एकदम सन्न सा रह गए थे इतना पैसा अपने सामने देख करके। अब फिर सीधा अपने कुटिया में भागे, झोपड़ी में, और वहां से एक पुरानी बोरी ले आकर के अब पूरा जो गंदी पोटली थी जो नोटों से रुपए से भरी हुई थी और उसमें डाल दिया। अब फिर 1 मिनट खेत पर नहीं रुके, सीधा वो बोरी लेकर के एक तरह से कहा जाए दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े थे। घर पहुंच करके ही उन्होंने सांस लिया। आप खाट पर आकर के बैठ रहे थे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे और उनकी हालात देख करके उनकी माँ आ गई। अरे बेटा, क्या तू खेत से दौड़ता हुआ आया है? ऐसा क्यों किया? देख तू थक गया है, देख तू लंबी लंबी सांस ले रहा है, आराम कर ले। कोई बात तो नहीं हुई? कोई तेरे साथ में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अब माँ थी, माँ वाली बात पूछ रही थी कि मेरा बेटा सकुशल है ना, कोई चीज़ कोई नुकसान तो नहीं हुआ उसको। अब पूछने का मकसद माँ का यही होता है। लेकिन अभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे अशोक जी, बिल्कुल शांत थे, चेहरा एकदम एकदम लग रहा था उत्तेजित एकदम हो रहा है ऐसा, और खुश भी थे और डर डर भी था उनके चेहरे पर। अब माँ बार बार बोल रही थी कि बेटा कुछ तो बता, कुछ तो बता, क्या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ? लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उनके पास बोरी रखा हुआ था, खाट पर रख के बैठे थे। तब माँ कहने लगी, अरे बेटा, ये कुटिया में रखती थी बोरी, काम में आती थी, यहां पर क्यों लाया? इसमें है क्या? अब माँ को सवाल पूछ करके, जैसे ही माँ ने सवाल पूछा, अब जो अशोक जी थे अब देरी नहीं किए, वो सीधा बोरी को एक तरह से उल्टा कर दिया था और उसमें से वो गंदी सी पोटली अब जमीन पर जा गिरी और उसमें से कुछ नोट बाहर भी उड़ करके बिखर गए थे। अब माँ की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गई, इतना सारा पैसा देख करके ये बोल ही नहीं पाई, आंखें एकदम चौंधिया गई थी सारे पैसों को देख करके। और तभी उनकी चाची भी आ गई और वो कुछ पूछना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे बोलते बोलते अब आवाज उनके गले में ही फंस कर रह गई हो, और वो भी जहां थी खड़ी उस रुपये की तरफ देख रही थी कि इतना सारा रुपया ये आखिर आया कहां से। अब जो था एक अशोक के छोड़ करके मम्मी और चाची, वो तो बस उसी गट्ठर की तरफ देख रही थी जिसमें बहुत सारा रुपया अंदर पड़ा हुआ था और कुछ रुपया बाहर भी बिखरा हुआ था। और तभी माँ बोल पड़ी, अरे अशोक बेटा, ये इतना रुपया तू कहाँ से लाया? सच सच बता बेटा, कोई तूने गलत काम तो नहीं किया, कोई चोरी चकारी तो नहीं किया, बता बेटा, बता बेटा। अशोक बोलना चाहते थे, लेकिन एक अंदर में खौफ था, डर था और एक खुशी भी थी, तीनों चीज मिश्रण था। और वो जैसे लग रहा था कि वो बोलना चाहते हैं लेकिन गले से सही ढंग से आवाज ना निकल रही हो। अभी भी वो सांस ले रहे थे, सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, दौड़ते हुए थे, इतनी दूर से आए थे। और चाची भी आ करके खड़ी होगी वहां पर और कहने लगी, बेटा जो ये सब देख रही हूं, क्या ये सपना तो नहीं है? इतना सारा पैसा तुम कहां से लाए हो बेटा? सच बताओ, तुमने कोई चोरी तो नहीं की ना, कहीं डकैती नहीं डाली ना? तो ये रुपया कहां से आया इतना सारा? अब जब अशोक थे अब समझ गए कि अब बोलना ही पड़ेगा। अब फिर वो कहने लगे कि देखो माँ, चाची, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, ना कभी गलत काम करने का सोच सकता हूं। ये रुपया हमें खेत में ही मिला है, गंदी पोटली में बना हुआ था, मैं तो सो रहा था। सारी बातें तो जो रात वाली थी, परसों रात वाली थी, सब वो तो बोल कर चुके थे, वो तो बताना भी नहीं चाहते थे। नहीं तो माँ, चाची कोई भी नहीं चाहते कि उनका बेटा संकट में पड़े। इस काम में बहुत रिस्क भी था, खतरा भी था। अब माँ कैसे चाहेगी कि बेटा खतरे में पड़े, इसलिए सारी बातें को गोल कर दिया और कहने लगे, माँ ये देख रहे हो कितनी गंदी पोटली है, जैसे जमीन में से खोद कर निकाली हुई। ये जरूर माँ, ये हमारे खेत में, ये हमारे पूर्वजों को दबाया हुआ धन है।
कोई भेड़िया, कोई सियार, कोई जानवर खोता हुआ इस पुड़ियों को निकाल लिया था, इस पोटली को निकाल लिया था। ये हमारे खाट के पास में मिला। माँ, आप बताओ, मैंने कोई गलत काम किया है? नहीं ना, ये तो हमारा ही धन है, हमारे खेत में मिला है तो हमारा ही धन है, हमारे पूर्वजों का होगा। ये अपना, इस पर अपना ही अधिकार है। माँ, अब जैसे घर में एक तरह से खुशहाली आ चुकी थी। अब इतना सारा पैसा देख करके कौन खुश नहीं होगा। धीरे धीरे अब जो खबर था आपस में जितने परिवार थे सभी के पास पहुंच गया। अब पिताजी ने बुला लिया अशोक को। अब पिताजी की आंखों में चमक थी, चाचा वही पास में थे चारपाई पर, और उनकी आंखों में चमक थी। अब पूछने लगे कि बेटा सच बता, तेरी माँ ने जो कुछ बताया है वो सब सही बात है? अब अशोक बोले, हाँ पापा, मैंने जो कुछ भी माँ से बताया है बिल्कुल सही बात है। ये पैसा मैंने गलत तरीके से कहीं से नहीं लाया। ये पैसा जरूर हमारे पूर्वजों का छिपाया हुआ धन है, और तभी तो हमारे खेत से निकला है। और फिर वो एक एक बात जो था कि कैसे रात में सो रहे थे, और फिर सुबह उठे तो उनके चारपाई के पास में ये रखा मिला, जैसे कोई जानवर कहीं से उखाड़ करके जमीन से और पोटली लाकर रख दिया है। अब उनके पापा चाचा सब विश्वास कर लेते, और उनके मन में भी यही चलने लगा कि जरूर भगवान ने हमारी सुन ली है, ये हमारा पूर्वजों का ही धन होगा, और वो खेत में छिपा रखे होंगे हमारे इसी आर्य भक्त के लिए। तो तभी तो ये धन आज बाहर आ गया। हम लोग कितनी तकलीफ में हैं, हमें कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। अब सब खुश थे इतना पैसा दे करके, लेकिन सबने बोल दिया कि देखो ये बात बाहर फैलनी नहीं चाहिए। अगर बाहर किसी को पता लग गया तो समझ लो कि कहानी खत्म हो जाएगी। ये बात जरा भी किसी के कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। ये हम सब आपस में ही बात को अपने दिल में छिपा कर रखेंगे। अब अशोक भी अब समझ चुके थे कि अपने दोस्तों से किसी से भी ये बात बताने लायक नहीं है। अब फिर तो उस घर में खुशहाली एक तरह से लौट गई थी। अब जो उनके पिताजी का इलाज अब छोटे मोटे डॉक्टर से हो रहा था, अब वो इलाज अब बड़े डॉक्टर के बारे में सोचने लगे। पैसा आ गया था कि चलो अब बड़े डॉक्टर से इलाज कराएंगे। अब फिर वो घाव देखने लगे अशोक जाकर के अपने पिता का। अब घाव में सही में बदलाव आ चुका था। जो घाव हरे भरे दिखाई दे रहे थे, मवाद भी बहती रहती थी, अब जैसे लग रहा है कि वो सूख रहा है, सूखते हुए जा रहा है। चाचा के घाव का भी वही हालत था। इसका मतलब जो लड़की ने बोला था वो अब तो सही हो रहा है। अब अशोक खुश थे कि चलो उस लड़की ने जो वादा किया था सब पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी काम बाकी था। अभी भी पिताजी को चाहते थे कि हॉस्पिटल ले जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ताकि घाव जल्दी से जल्दी भर जाए और पिताजी सही हो जाए। इसके बाद अब खेत बाड़ में कौन जाता है, इतना पैसा आ चुका है। अब पिताजी को लेके अब डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पूरा उनका इलाज किया, दवा लिखा कि आप ये दवा खिलाते रहो और घाव जल्दी भर जाएगा। अब संतोष था, अशोक जी के मन में संतुष्टि आ चुकी थी, परिवार के लोग भी खुश थे। और लेकिन अब अशोक को रात में वहीं जाना था, खेत की रखवाली भी तो करना था। अब इतना पैसा आकर के भी वो अपने खेत को भूले नहीं थे, और उस लड़की से मिलना भी था, उसको धन्यवाद भी तो बोलना था। इसके बाद खाना पीना खा करके वो हर रात की तरह अपने खेत में पहुंच गए थे, और जा करके अपनी चारपाई पर बैठ करके उस लड़की का इंतजार करने लगे। आधी रात बीत चुका था, लेकिन अभी भी लड़की का कहीं अता पता नहीं था। वो न जाने कब नींद में आ चुके थे। एकदम गहरी नींद आ गई थी, वो नींद में चले गए थे। और उनको जब एहसास हुआ कि उनके पास में आकर के कोई खड़ा है और उनके बालों पर हाथ फेर रहा है, और तब उनकी आंख खुली। जब आंख खुली तो एकदम चौंक गए। सामने में वही लड़की खड़ी थी। अभी भी उसकी आंखें जो थी
अंगार की तरह दहक रही थी। बाल खुले हुए थे, हवा चल रही थी, लहरा रही थी। अब उसको देख करके जो लेटी हुए थी, अब एक झटके से उठ करके खड़े हो गए और अपने हाथ जोड़ लिए कि आपने जो बोला था अब आपने पूरा कर दिया है। मैं मान गया आपको, आप में वो ताकत है। आप हमारे पिताजी को, चाचा जी को अब सही कर दो पूरी तरह से। अब हमें इतना पैसा तो मिल चुका है कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए, लेकिन बस यही उपकार करो कि मेरे पिता को, चाचा को अब जल्दी से सही कर दो। मैं उनको अपने पैरों पर खड़ा हो करके देखना चाहता हूँ, जैसे वो पहले थे। अब वो लड़की सीधा हाथ पकड़ लिया अशोक जी को। जैसे ही हाथ पकड़ा, अब जैसे बिजली का करंट अशोक जी के शरीर में प्रवेश कर गया हो। एक पल के लिए तो एकदम सन्नाटा रह गए थे। वो समझ ही नहीं पाए कि अचानक ये बिजली का तेज झटका कैसे लगा उनके शरीर में। और फिर लड़की कहने लगी, देखो अभी जो मेरा काम है ना, पूरा नहीं हुआ है, अभी काम बाकी है, अधूरा है। और तुम घबराओ मत, तुम्हारे जो पापा हैं, चाचा हैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे पहले की तरह, इतना तुम विश्वास रखो। अब अशोक जी थे, अब उस लड़की की बात को समझ रहे थे और वो मन में बिल्कुल सोच रहे थे कि लड़की जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि अब तो देख चुके थे इतना सारा पैसा उसने दे दिया। अब पापा के घाव में बदलाव भी तो हो रहा था, चाचा का भी वैसे ही हाल था। अब लगने लगा कि जो लड़की कह रही है बिल्कुल वही होगा। अब उस लड़की से सवाल कर बैठे कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं आपके बारे में। वो लड़की घूर करके देखी अपनी लाल लाल आंखों से, जैसे वो पूछना चाहती हो कि क्या पूछना चाहते हो। तब बोल पड़े अशोक कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं क्या आपको अपनी बहन कह सकता हूं। अब जो लड़की थी, अब बिल्कुल उसकी आंखें और फैल गई, कुछ ही नहीं बोली। अब फिर अशोक कहने लगे कि आपने जवाब नहीं दिया दीदी, मैं आपको अपनी बहन बोल सकता हूं। आपने मेरे ऊपर में कितना उपकार किया है। अगर आप ये सब काम नहीं करती तो न जाने मेरे परिवार का क्या होता। मेरा परिवार तो बिखर जाता। हम लोग तो गरीबी में जूझ रहे थे। इतना खेत से हम लोग इतना परिश्रम करते हैं और तभी भी इतनी आय नहीं हो पाती। दीदी आपने तो हमारे परिवार को बचा दिया है। बस वही लास्ट उपकार करना कि मेरे पापा, मेरे चाचा को आप जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करो। और दीदी आप हो कौन? अब इतना कहकर के अशोक उस लड़की की तरफ देखने लगे और वो लड़की जो आंखें चौड़ी कर रखी थी, घूर रही थी बड़ी बड़ी आंखों से, अब उसकी पलक नीचे गिरने लगी। अब फिर कहने लगी कि देखो मैं एक आत्मा हूं, ये मैं, मेरी जैसी बहुत आत्मा यहां पर है। और वो जो तुमने देखी है बूढ़ी औरत को, उसने हम लोगों को अपने बस में कर रखा है। उससे सभी आत्माओं से वो अपना काम करवाती है। वो आत्मा अब जो ना करे उसका काम को तो दंड भी देती है। इसीलिए हम लोग उसके साथ बंधे हुए हैं, हम इससे दूर नहीं भाग सकते। वो हमारी आत्मा को अपने बस में, काबू में कर रखी है। हम बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। जो कहती है वो हमें करना पड़ता है। तुम मुझे बिल्कुल सीधे साधे इंसान लगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। देखो वो आत्मा का आखिरी काम रह गया है, उस बुढ़िया का, उस कंकाल का, और आज रात तुम वो काम कर दो। वास्तव में जो वो है बुढ़िया जिसको तुमने देखा है, वो एक डायन है। उसकी जो पावर शक्ति है पूरा खत्म हो चुका है। और वो शक्ति उसी की बढ़ती है कैसे? जवान लड़कों का खून पीने के बाद में। अब तुम्हारी एक रात तो खून पी चुकी है, अब उसमें थोड़ा बहुत तो पावर आ चुका है, लेकिन जितना पावर की जरूरत है उतनी अभी वो अब तुमने पूरा नहीं किया है। तो आज रात तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा और आखिरी रात होगी ये। इसके बाद तुम्हें उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं खुद नहीं चाहूंगी
कि तुम उसके नज़दीक आओ। और तुमने रात में जाकर के बहुत बड़ी गलती की थी। मैं तो वहाँ पर थी नहीं, और वही वो थी बुढ़िया। वहाँ पर तुमने जो साया देखा था वो वही थी। और तुम्हें अगर वो अकेले में पा लेती ना, तो तुम्हें मार भी सकती थी। तुम्हारा खून पीने के बाद तुम्हें छोड़ती भी नहीं, तुम्हारी आत्मा को अपने बस में कर लेती। और तुम सदा के लिए, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ, और तुम भी जुड़ जाते। लेकिन मैं ऐन वक्त पर वहाँ पहुँच गई थी, और मैंने तुम्हें वहाँ से भागने के लिए बोला था। ऐसी गलती तुम मत करना, कभी भी भूल करके उस पेड़ के पास बिल्कुल मत जाना। बस आज ये काम कर दो आखिरी, इसके बाद तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये बात सुनकर के अशोक जी एकदम चौंक गए थे कि ये तो आत्मा है, और वो भी एक सताई हुई आत्मा जो उस कंकाल बुढ़िया की कैद में है। ये चाह कर भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। आप बता रहे हैं कि ऐसी बहुत आत्माएं उनके साथ बंधी हुई है, तो वो तो बहुत खतरनाक औरत है। अब उसकी बात सुनकर के अशोक जी के पूरे शरीर में झुरझुरी लेने लगा। कहने लगे कि दीदी, क्या आप सही बताओ कि मेरा नुकसान तो नहीं होगा ये सब काम करने में। अब जो आत्मा थी कहने लगी कि नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बस आखिरी बार आज चलना है, इसके बाद तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद अब अशोक जी अब उस पर विश्वास तो करने लगे थे कि बहन उसके बोले हैं तो ऐसा उसके साथ धोखा थोड़ी करेगी। अब तो उसने मदद भी किया था। अब फिर अशोक जी उसके साथ चल पड़े थे। उसी पेड़ के पास पहुंचे, बरगद का पेड़ के पास में। अब जैसे ही पहुंचे, वो पहले की तरह जो बिल्कुल शांत बरगद खड़ा था, अब लगा कि वहां पर तूफान आ गया हो। बरगद का हर डाली हर पत्ते हिलने लगे थे, और जैसे ही हिलना शुरू किया, जो भी उसमें पक्षी बैठे हुए थे, चिड़िया बैठी हुई थी, और सब डर करके उड़ गई तेज आवाज करती हुई। और इसके बाद तने के पास में वैसी ही एक काली परछाई दिखाई दी। अब इनकी आंखों में जो शक्ति आ गई थी अंधेरे में देखने की, और वो देख पा रहे थे कि जिस औरत से मिले थे कंकाल टाइप में, ये वही औरत है। लेकिन अब उस कंकाल नहीं नजर आ रहा। जैसे पहले हड्डियां देखने पर लगता था कि आप गिनती कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। शरीर भर चुका था, और अभी भी बाल उसके सफेद थे। अब देख करके अब डर तो गए थे, लेकिन अब उसकी बहन थी, आत्मा वाली बहन थी, और कहने लगी कि डरो मत, सब कुछ सही हो जाएगा। अब फिर बोली कि तुम चले जाओ, और जोर से धक्का दिया अशोक को। अब फिर जा करके वही पेड़ के पास दौड़ते हुए चले गए, और जाकर टकरा गए। और जैसा उस रात को हुआ था, ऐसा ही आज भी हुआ। उस बुढ़िया ने अपने दोनों हाथ फैला करके और उनको शरीर को जकड़ लिया, और कंधे पर लगा कि तेज दर्द का चुभन हुआ हो, जलन सी उठने लगी हो। अब फिर उनकी आंख बंद होती चली गई। जब उनकी आंख खुली तो उसी चारपाई पर, अपने खेत की चारपाई पर, अब जो शरीर में उनका पावर था, अब शक्ति जो थी, लग रहा कि तबीयत खराब हो चुका है, एकदम लूज मुझ से पड़े हुए थे। लेकिन अब सारी रात का घटना याद करके और डर भी गए थे, लेकिन खुश भी थे कि चलो अब हमने आखिरी काम कर दिया, अब हमारी वहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आत्मा के पास हमें कभी भी नहीं जाना पड़ेगा, अब तो हम उससे आज़ाद हो जाएंगे। इसके बाद अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन उनका जो पैर था, चलने में कठिनाई हो रही थी, जैसे लग रहा था कि सारा शरीर का खून किसी ने निचोड़ लिया है। ये तो खुद जानती थी कि उस बुढ़िया औरत ने उनका शरीर का खून जरूर पिया होगा, और वो चाहती भी थी, जवान बनना चाहती थी, पावर लाना चाहती थी, तो उसको खून का तो जरूरत था ही। अब फिर अपने घर की तरफ चल पड़े थे। घर में गए, सब कुछ कुशल मंगल था। सबसे पहले जाकर के पापा का घाव देखा, चाचा का घाव देखा, और वाकई में जादुई असर हो रहा था। घाव एकदम सूखने पे लग रहे थे। अब देख करके तसल्ली हो गई थी कि चलो अब पापा का जान बच जाएगा, ये पहले की तरह खड़े हो जाएंगे।
लेकिन अब इनकी जो ताकत थी कम हो गई थी। एक तरह से अब जाकर के सही ढंग से खड़ा होने में इनको दिक्कत हो रही थी। अब शरीर का बहुत सारा खून उस डायन ने पी रखी थी। जहाँ के चारपाई पर लेट के शरीर पीला पड़ चुका था। अब फिर माँ आ गई, पूछने लगी कि बेटा क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, बुखार तो नहीं आ गया बेटा, ऐसा क्यों पड़े हो चारपाई पर, और चेहरा तुम्हारा रात भर में पीला कैसे पड़ गया है, क्या बात है बेटा, तुम बताओ तो सही। माँ पूछना चाहती थी, लेकिन ये डर रहे थे पहले, लेकिन आज ये डरे नहीं। सारी घटना एक एक करके बताते चले गए कि माँ हमने ऐसा किया अपने घर के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने चाचा जी के लिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमारा घर खुशहालियों से भरा रहे, पैसे की कोई कमी ना हो। अब देख माँ, आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये जो पीलापन देख रही है उसी डायन ने मेरा खून पिया है, लेकिन उस भली आत्मा ने मुझे वादा किया है कि आज के बाद अब उसकी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो आत्मा हमारे नज़दीक नहीं आएगी ले जाने के लिए, क्योंकि अब खून पी करके वो जो डायन बूढ़ी की तरह दिख रही थी, अब उसमें पावर आ चुका होगा, वो जवान हो गई होगी और वो अपना खुद का शिकार अपना खुद कर सकती है। अब ये घटना सुन करके माँ दहल गई थी, एकदम रोने लगी कि बेटा तूने ये क्या किया, कम से कम एक बार हम लोगों से राय ले लिया होता, मेरे से ले लिया होता, पिताजी से ले लिया होता, अपने चाची से ले लिया होता। बेटा हम लोग तो नहीं चाहते थे तू अपना जान दांव पर लगाते। और चाची भी दरवाजे पर आकर के खड़ी बात सुन रही थी। आज जब बात पूरा हुआ, चाची भी रोती हुई आ गई अशोक के पास में और कहने लगी कि बेटा तूने कुछ भी नहीं बताया हम लोग को, कितनी बड़ी कुर्बानी तूने दिया है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते बेटा। बेटा ऐसी गलती दोबारा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक परिवार हैं, हम गरीबी भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, हम इकट्ठा रहेंगे ना तो सब कुछ हम सह लेंगे। लेकिन बेटा तूने ये बहुत बड़ी गलती की है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, भगवान न करे ऐसा होता, तो हम लोग तो कहीं का नहीं रहते। रोने लगी थी चाची भी। अब घर के जो सारे परिवार थे, धीरे धीरे करके सबको पता चल गया था कि अशोक जी ने अपने परिवार के खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन अशोक अब खुश थे कि चलो अब सदा के लिए सब कुछ बदल चुका है, मेरे पापा भी अब सही हो जाएंगे, चाचा भी सही हो जाएंगे, और जो हमारी माली हालत थी अब बदल चुकी है, अब हम लोग खुशहाली में अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे। लेकिन कब तक। दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।